रीबर्थ इन नॉवल एपिसोड 9। अक्षय मुस्कुराकर समय की तरफ देखा है और कहता है, ये तुम्हारी गलती थी समय कि तुमने अनिका को छोड़, ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने अनिका की जगह मुक्ति के उपाय अपनाया, और यह मेरी खुशकिस्मती थी कि अनिका मेरी जिंदगी में शामिल हुई और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, उसे जैसी पत्नी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है और मैं हर कदम पर उसके साथ हूँ। अल समय अक्षय की तरफ देखा है और बोलता है, आज भले ही तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें फर्क पड़ेगा कि तुम उसकी पहली मोहब्बत नहीं थे, उसकी पहली मोहब्बत में था और हमेशा रहूंगा, इस बात से तुम्हें फर्क पड़ेगा मिस्टर राजपूत। अक्षय मुस्कुराकर समय की तरफ देखा है और कहता है, भले ही आप उनका की पहली मोहब्बत है, लेकिन उसकी आखिरी मोहब्बत तो मैं ही बनेगा। पहली मोहब्बत बदली जा सकती है लेकिन आखिरी मोहब्बत कभी नहीं बदली जाती, और मैं अनिका से मोहब्बत नहीं करता, मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, उसका सम्मान भी करता हूँ, उसको प्योरिटी भी देता हूँ। मेरे लिए अनिका से ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी महत्व नहीं रखता। अगर उनका रहेगी दिन है तो दिन है, अनिका बोलेगी रात है तो रात है, और वैसे भी अनिका को मेरे साथ की ज़रूरत नहीं है। वह खुद में इतनी स्ट्रांग है कि वह खुद को खुद के बलबूते पर रख सकती है, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे मेरी पत्नी की बहुत ज़रूरत है। अनिका अक्षय का हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है अक्षय, क्योंकि मैं घर जाना चाहती हूँ। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है और मैं उससे पर बात नहीं करना चाहती। शायद इन लोगों के पास बहुत टाइम है जो ये दोनों अपनी अपनी बीवियों को छोड़कर या हमारे साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपके साथ टाइम बिताना है, क्योंकि काम की वजह से वैसे भी मैं आपके साथ वक्त काम बता पाती हूँ। अनिका अक्षरा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है तो समय अनिका का एक हाथ पकड़ लेता है और कहता है, एक मौका नहीं दोगी मुझे? मैं जानता हूँ तुम कभी किसी और की नहीं हो सकती, भले ही तुम माँ ने शादी कर ली हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अक्षय को कभी अपने दिल में वह जगह नहीं दे सकती जो मेरी है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे अपने गुनाह का पछतावा है। अनिका, मिस्टर मल्होत्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या आपने गलती किया, गुनाह, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इसका एहसास है या नहीं, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पूरी तरह उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन आपने मुझ में और मुक्ति में से मुक्ति को चुना था। उस दिन मैंने आपसे अपना हर एक रिश्ता, हर एक फीलिंग्स वही खत्म कर दी थी, और जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना, वह अक्षय से साथ फिर ले लेते वक्त मैं खत्म कर दी थी, क्योंकि मैं वह गलती नहीं करना चाहती थी जो आपने की थी, किसी और को दिल में रखकर किसी और से शादी करना। मैं आपको पूरी तरीके से छोड़कर अक्षय को अपनाया है, और अब अक्षय ही मेरा भविष्य और मेरा वर्तमान है, और मैं उसे छोड़कर किसी दूसरे के पास नहीं जाऊंगी। अनिका समय के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर अक्षय को वहां से लेकर चली जाती है। समय वही घुटनों के बल बैठ जाता है और उसका सर नीचे था जब सूर्यांश उसके कंधे पर हाथ रखता है, और समय पलटकर सूर्यांश की तरफ देखा है तो उसके इस वक्त समय की आंखें गुस्से से लाल थी, उसकी आंखों में खून कर आया था। वह वहां से सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब बर सूर्यांश घर पहुंचते हैं तो सब लोग बैठे वही इंटरव्यू देख रहे थे जो आज अवार्ड सेरेमनी में हुआ था। समर समय के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आप मिले थे उनसे, कैसी है वह? मैं जानता हूँ उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा वह सब झूठ था। कनक आगे आता है और कहती है, क्यों झूठ? जब समय भाई किसी और से शादी कर सकते हैं, किसी और को अपनी पत्नी बन सकते हैं, तो क्या उनका हक नहीं है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का? क्या उन्होंने हमेशा इनका इंतजार करने का सोच रखा है? जो इंसान अपनी बीवी का ना हो सका वह इंसान किसी और का हो सकता है। मुक्ति, तुम अपनी हद पार कर रही हो। कनक, तुम्हें तमीज नहीं है कि अपने बड़े भाई से कैसे बात की जाती है। कनक मुक्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जब आपको शर्म नहीं आई किसी दूसरे के पति को चुराते हुए, तो मुझे खाने में कैसे शर्म? मैं किसी दूसरे से नहीं अपने भाई से बात कर रही थी, और आपका कोई हक नहीं बनता है भाई बहन के बीच में बोलने का। समय की तरफ और सूर्यांश की तरफ मूर्ति है और कहती है, आप दोनों तो महान मूर्ति हो। पहले सूर्यांश भाई अनिका भाभी के पीछे पड़े थे, तब आपने उन्हें समझाया था, लेकिन फिर आपने क्या किया? आपने इस औरत के लिए मेरी भाभी को छोड़ दिया, जिससे मैं अपनी मां मन था, जिससे हम सबके लिए क्या कुछ नहीं कहा किया था। सभी गौरी आगे आता है और कैसी है, ये सच है भाई कि अपने अनिका भाभी के साथ बहुत गलत किया था, और इसके लिए हम दोनों बहनें तो आपको कभी माफ नहीं कर सकते। आपने एक बाहर वाली के लिए अपनी बीवी को छोड़ा था, अगर आज उन्होंने किसी और से शादी कर ली है तो इसमें उन्होंने कोई गलत नहीं किया, सही किया उन्होंने आपको ये दिखाकर कि वह आपके बिना जी सकती हैं। आपने तो यही सोचा ना कि आपने छोड़ दूंगी तो वह जी नहीं पाएंगे, फिर आपकी इस बाहर वाली के लिए को अपना कर इस घर में आकर रहने लगेंगे, लेकिन वह अनिका है जो अपने आप को नहीं छोड़ा था। उन्होंने तो आपको क्या छोड़ देता हूँ, जब उनके बाप ने उनकी माँ को धोखा दिया था तो उसने अपने आप से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। आप तो फिर भी उनके पति थे।
गौरी रियान के पास आती है और कहती है मुझे यहाँ नहीं रुकना है रियान प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो, इस घर में मेरा दम घुटता है, अब यह मुझे मेरा मायका नहीं बल्कि कैद लगती है और मैं इस खेत में नहीं रह सकती। अलकनक अपने पति के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे भी यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से ले चलिए। राघव खड़ा होता है और कनक का हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है। एक एक करके सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ बुआ जी खड़ी थी। बुआ जी इस समय की तरफ देखकर कहती है एक वक्त था समय जब तुम पर गर्व था मुझे, और आज शर्म आती है मुझे तुम पर कि तुमने इस औरत के लिए उसे लड़की को छोड़ दिया जिसने तुम्हारे परिवार के लिए जाने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुमने इस औरत को इस घर में लाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। इसका असली चेहरा तुम 6 महीने पहले ही देख चुके हो, फिर भी इस लड़की को तुमने आज तक इस घर में रख रखा है। आज देखो अनिका तुमसे इतना दूर जा चुकी है, क्या तुम चाहकर भी उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकते? वहीं दूसरी तरफ राजपूत मेंशन में इस वक्त सब लोग इकट्ठा थे क्योंकि आज अक्षय और अनिका की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तभी वहां पर बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग आ जाते हैं और वहां की कटिंग होती है, दोनों सबको केक खिलाते हैं, फिर वहीं पर खाने का प्रोग्राम चलता है। अनिका दूर खड़ी है, सब कुछ देख रही थी, तभी अक्षय उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है आज समय को इतनी वक्त बाद अपने सामने देखकर शायद तुम्हारे जख्म हरे हो गए होंगे। बिना अक्षर की तरफ देख उन मासूम बच्चों को खेलते हुए देखकर कहती है मुझे उसे इंसान से कोई मतलब नहीं है, सच बोलो ना अक्षय, जब आज वो मेरे सामने आया वो जिस तरह घुटनों के बाल बैठा था ना, आज वो एक हारा हुआ इंसान लग रहा था जो खुद अपनी बीवी के हाथों हार गया था। उसे मुक्ति की सच्चाई पता चली थी लेकिन देर से चली थी, तब तक उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मुक्ति है गौरी के साथ जो कुछ भी करवाया ये बात समय जान चुका है, इसीलिए आज उसकी आंखों में मुक्ति के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था बल्कि नफरत थी जिसके बारे में मैं जानती हूँ, सूर्यांश जानता है। अक्षय हैरानी से अनिका की तरफ देखा है। तनिका रहती है, हाँ ये सच है, गौरी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें कोयल और मुक्ति का हाथ था क्योंकि कोयल और मुक्ति दोनों बहनें हैं और जिस दोस्त की दुहाई देखकर वो वचन याद दिलाया था ना, वह तो मुक्ति का भाई कभी था ही नहीं। मुक्ति और कोयल बहुत शर्ते लड़कियां हैं जिन्होंने समय और सूर्यांश को अपने चाल में फंसाकर वो सब कुछ किया। सूर्यांश की बर्बादी में कुछ हाथ मेरा भी था क्योंकि मैं नहीं कोयल को सूर्यांश की जिंदगी में जाने का रास्ता बताया था, लेकिन मैं यही नहीं जानती थी वो इतनी गिरी हुई लड़की है। और फिर धीरे धीरे सूर्यांश को भी कोयल की सच्चाई पता चल गई, वह मासूम बनने का जो दिखावा कर रही थी वो बहुत जल्द सब खत्म हो गया। अक्षय अगर मुझे कभी मौका मिला ना तो मैं सूर्यवंशी माँ की जरूर मांगूंगी क्योंकि कोयल सूर्यांश की जिंदगी में मेरी वजह से आई थी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो। सूर्यांश और समय को वो सबूत मैंने भेजे थे क्योंकि मुझे इन दोनों की सच्चाई बहुत पहले पता चल चुकी थी। अक्षय अगर तुम चाहती तो तुम अपने उसे समय के रिश्ते को बचा सकती थी ना। अनिका उस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था। अक्षय जो इंसान मुझे छोड़कर अपने दोस्त के दिए वचन के लिए किसी दूसरी लड़की का हाथ थाम सकता है, वह इंसान आने वाले वक्त में कुछ भी कर सकता था ना। अगर वो उसे अपनी बहन बनाकर मेरे पास लेकर आता ना तो कसम से अक्षय मैं जिंदगी भर उसकी सेवा करती, लेकिन वह उसे अपनी मंगेतर बनाकर मेरे सामने लाया था। ये चीज मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो धोखा मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया था वही धोखा मेरे पति ने मुझे दिया है और यह सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अक्षय मतलब तुमने जानबूझकर वो सबूत समय को भेजे थे? हाँ, क्योंकि मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहती थी उसके गलत फैसले के लिए, और आज वो मेरी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन ये कभी नहीं होगा क्योंकि अनिका अब समय की पहुंच से बहुत दूर है। हमारी शादी जैसे भी हुई हो लेकिन अब तुम मेरे पति हो और मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को निभाने का और पूरी शिद्दत से उसे अपने का। अब मेरी जिंदगी में समय या किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मन, मेरा तन, मेरा कर्म, मेरा वचन, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है। तभी वहां पर एक छोटी सी लड़की आती है और वो अनिका के पर को पढ़कर रहती है, आप भी मेरे साथ खिलौना, आप हमेशा अपने काम में बिजी रहती हूँ, मेरे साथ तो आप कभी वक्त ही नहीं बताती। अनिका उसे छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़कर ग्राउंड में चली जाती है और बाकी सारे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। वहीं अक्षय अपने हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए अनिका और उसे बच्ची को देख रहा था और कहता है तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और ना कभी हो सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चारों तरफ न्यूज में अक्षय और अनिका की शादी की खबर टेलीकास्ट हो रही थी। जो लोग अक्षय को पर्सनली जानते थे वो खुद शॉक थे और वही जो लोग अक्षय और अनिका के बारे में नहीं जानते थे वो लोग अब परेशान थे। वो लोग ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि कभी उन्होंने इन दोनों को ऑफेंड तो नहीं किया क्योंकि ये दोनों कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी। अब बहुत जल्दी ये दोनों ही कंपनी मार्च होने वाली थी, इसलिए सबको अपने लिए खतरा महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में अलग ही माहौल था क्योंकि
समय कल रात गुस्से में घर से गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है और कहाँ गया है। जब दादाजी ने मुक्ति से इस बारे में पूछा तो मुक्ति ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं नहीं जानती वो कहाँ गया, क्यों गया, किस लिए गया, आ ही जाएगा जब उसका मन करेगा। उसके ऐसे जवाब को सुनकर सब लोगों की आंखों में गुस्सा उतर आया था। तभी कोयल मुक्ति के पास आकर रहती है, सही तो कह रही है मुक्ति, हम क्या उन दोनों भाइयों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि वो कब कहाँ क्या करते हैं। और प्लीज़ हम लोगों से ना इस तरह सवाल जवाब करना आप लोग बंद कर दीजिए। आप लोग खुद तो अपने बेटों पर कोई बंदिश नहीं लगा पाए, हम बीवियाँ होकर उन दोनों को कैसे रोक सकते हैं। तभी शनाया उन दोनों की तरफ देखकर बोलते हैं, आप दोनों को बोलने में शर्म तो सच में बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि आप लोग एक नंबर के बेशर्म इंसान हो। किसी के होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है सिर्फ अपनी पार्टी से और पैसे से और स्मूथ से। आपका पति कहाँ है, क्या कर रहा है, इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है ना। मुक्ति शनाया की तरफ देखकर कहती है, तुम अपने पति पर नजर रखो, वही बहुत है, क्योंकि इस घर में सब ने अपनी पहली पहली बीवियों को छोड़कर दूसरी बीवियों के पास आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा पति का भी कहीं दूसरी जगह चक्कर चल रहा हो, तो हम दोनों के ऊपर कमेंट करने से पहले अपने रिश्ते में झांक कर देख लो, समझी तुम। तभी उसे हाल में एक दमदार आवाज पहुंचती है, बहुत हो गई आप सबकी बकवास, अब अपने अपने कमरे में जाकर अपना अपना काम कीजिए। इस घर को जंग का मैदान बना रखा है, जब देखो जब इस घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाते हैं। दादा की कितनी रफ्तार आवाज सुनकर सब लोग वहां से चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। शनाया अपने कमरे में आकर समर की तरफ देखती है और कहती है, पता करो ना समय कहाँ है। देखो शनाया भाई तुम्हारे दोस्त हैं, मैं मानता हूँ इस चीज को, बट मुझे उम्मीद मत करना उन्होंने जो अनिका भाभी के साथ किया उसके बाद मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वहीं दूसरी तरफ जंगल के एक कॉटेज में इस वक्त समय बेड पर लेटा हुआ उसे सीलिंग को एक तक देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहाकर गद्दे पर गिर रहे थे, लेकिन उसे अपना कोई होश ही नहीं था। उसके सामने बार बार वो सीन आ रहा था जब अनिका ने अक्षय का हाथ पकड़कर कहा था कि उसे इस इंसान से कोई मतलब नहीं है और ना ही यह इंसान अब उसकी जिंदगी में कोई मायने रखता है। ये सब सुनकर समय को इतना दर्द और इतनी तकलीफ हुई थी जिसके बारे में वो बात नहीं सकता था। इस कॉटेज के बारे में कोई नहीं जानता था शिवाय अनिका को 2 बार यहाँ लेकर आया था एलिल। यह वही टापू था जहां समय और आ ने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। यह वही टापू था जहां समय और उनका ने अपने प्यार का इजहार किया था। आज यही टापू समय के दर्द का गवाह था। वो जंगल, उसे जंगल के जंगली जानवर, सब लोग समय के दर्द को महसूस कर रहे थे। लेकिन समय ने फैसला लेने में और चुनने में जो गलती की थी, अब उसका पक्षाप उसे जिंदगी भर रहने वाला था। क्योंकि अक्षय अनिका को जितनी इज्जत देता था, एलिल जितना प्यार करता था, उसे पर भरोसा करता था, उसके आधार पर आने का कभी समय के पास नहीं आएगी और उनका उन लड़कियों में से नहीं थी जो आज इसके साथ और कल उसके साथ। जब तक उसे समय के साथ रिश्ते में थी उसने उसे रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाया था और आज जब वह अक्षय की बीवी है तो वह अक्षय के साथ अपने रिश्ते को हर एक शिद्दत से निभेगी। समय ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए आज उसे अपने दिल में इतना दर्द हो रहा था कि उसने अपने एक गलत फैसले से अपनी ही जिंदगी पर बात करती थी और मुक्ति जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया था। इसमें समय की ही गलती थी। समय को पहले मुक्ति के बारे में पूरी जानकारी निकालनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह इस बहन में था कि उसके दोस्त ने उसके लिए जो कुर्बानी दी थी उसका बदला वह उसकी बहन को एक अच्छी जिंदगी देकर चुका सकता है। लेकिन वह भूल गया था ये दुनिया मतलबी, फरेबी और धोखेबाजों से भरी पड़ी है। इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतनी कांटेक्ट होने के बाद भी वह मुक्ति के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया था। अपने दोस्त का नाम आने के बाद से ही समय अंधा बहरा गूंगा सब हो गया था। उसने कभी भी कुछ भी जान समझने की कोशिश नहीं की, जिसका भुगतान ये था कि एक लड़की समय की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आ चुकी थी और उसने पूरे राणा परिवार को बर्बाद कर दिया था। जहां पहले वो लोग प्यार, इज्जत और सम्मान से रहते थे, आज वही हर वक्त लड़ाई झगड़े होते थे। दूसरी तरफ राजपूत मैंशन में इस वक्त हंसी खुशी का माहौल था क्योंकि अक्षय रात का डिनर बना रहा था अनिका के लिए, क्योंकि अक्षय को अनिका के लिए खाना बनाना बहुत पसंद था। जो काम एक पत्नी को अपने पति के लिए करना चाहिए वो काम एक पति अपनी पत्नी के लिए करता था। दिन भर भले ही अक्षय ऑफिस में कितना भी बिजी हो, लेकिन वो शाम का डिनर जरूर बनता था क्योंकि अनिका को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था। तभी बाहर लॉन में एक गाड़ी आकर रुकती है और ड्राइवर भाग
कर उसका गेट खोलना है। आने का उसे गाड़ी से बाहर आती है। अब वो अंदर हॉल की तरफ आती है, तभी उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो किचन की तरफ जाती है तो देखी है अक्षय डिनर बना रहा था। अनिका गेट से खड़े होकर अक्षय को देखते हैं, फिर कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी अक्षय उसे आवाज देकर रोक देता है और उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ कर कहता है, जब तक पानी पियो मैं तुम्हारे लिए काफी भेज पाता हूँ और उसके बाद में फ्रेश होकर डिनर करना है। उनका अक्षय की तरफ एक नजर देखकर अपने कमरे में चली जाती है। अक्षय भी काफी बनाकर एक सर्वेंट के हाथों अनिका के लिए काफी पहुंचा देता है। उनके कमरे के सोफे पर बैठी हुई अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी, तभी कमरे का गेट लॉक होता है। उनके अंदर आने की इजाजत देती है तो एक सर्वेंट हाथ में ट्रे लेकर अनिका के सामने रख देती है और वहां से चली जाती है। उनका उसे ट्रे को देखकर उसमें से काफी का मग उठाकर पीने लगते हैं और फिर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। उसे अंधेरी रात को देखते हुए उनका को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन समय को अनिका की प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चला था। फ्लैशबैक अनिका को आए हुए उसे आश्रम में 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में उनका बहुत खुश रहती थी, लेकिन आने का हर बात में, हर चीज में, खाने में हमेशा नुकसान निकलती थी। तो सबको यही लगता था कि बड़े घर की बेटी है इसलिए करती है। लेकिन एक दिन अक्षय के हाथों आनिका की रिपोर्ट्स लग गई थी और अक्षय को पता चल गया था कि उनका 7th मंथ प्रेग्नेंट है। 6 मंथ से समय के पास से आए हुए थे। ये बच्चा उसे रात की निशानी था जिस दिन समय अनिका के सामने इस समय की सच्चाई आई थी। लेकिन वो इतनी लूज कपड़े पहनती थी कि उसका पेट किसी को दिखता नहीं था और शायद समय ने भी इस चीज पर गौर नहीं किया था। उनका इस वक्त एक नाइट सूट में अपने कमरे में मौजूद थी। जब अक्षय ने उसे देखा, उसका पड़ा हुआ पेट देखकर अक्षय हैरान रह गया। अक्षय उसके हाथ को पकड़कर कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? उनका अक्षय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर रहती है, मेरी बताने से क्या हो जाता? कुछ बदल जाता? कुछ नहीं बदलते, लेकिन तुम समय को एक मौका तो दे सकती थी ना, किसी और के लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए ही। अनिका, बस इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर समय या किसी और को भी यह पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखने पर मजबूर करता और मैं उससे धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैं हमेशा इस तरह से कपड़े पहनती हूं कि किसी को मेरा बेबी बम दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, यह बात तुम अपने अलावा किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि आज के बाद मैं अपने फ्लैट पर रहूंगी और वहीं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि मेरा उसे समय का बच्चा इस दुनिया में है। अक्षय अनिका को बेड पर बिठाकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है और कहता है, अनिका, इतना आसान नहीं है इस दुनिया में बच्चों को जन्म देना। एक अकेली औरत के लिए, एक अकेली औरत को आदमी खुली किताब समझता है जिसे वो पढ़ने की नाकामयाब कोशिश करता है। अनिका, तुम्हें समय को इस बारे में बता देना चाहिए। उसका भी हक है ये जानने का कि वो बाप बनने वाला है। उनका खड़ी होकर अक्षय की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करती है और कहती है, ये बच्चा सिर्फ मेरा है, वैसे जन्म भी मैं दूंगी और इसे का लूंगी भी मैं ही, यह मेरे पास रहेगा। ये किसी की औलाद नहीं है, ये सिर्फ मेरी औलाद है। अक्षय अनिका को समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अनिका समय को कुछ भी बताने से साफ कर देती है। तो हर कर अक्षय अनिका से इस बारे में बात करना छोड़ देता है। अब अक्षय अनिका का बहुत ख्याल रखता था, उसे कोई भी काम नहीं करने देता था, बल्कि उसके ऑफिस भी खुद साथ जाता था, जिससे उनका कोई ऐसा काम न करे कि उसके बच्चे पर असर पड़े। धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा था कि अंक के पेट में पल रहा बच्चा अक्षय का था। और एक दिन जब अनिका की डिलीवरी का टाइम हुआ तब अनिका अकेले ही हॉस्पिटल गई थी। लेकिन अक्षय ने डॉक्टर के पास अपना नंबर लिखवा रखा था कि अगर कभी भी उनका अकेली हॉस्पिटल आती है तो वो तुरंत अक्षय को इसकी जानकारी दे। डॉक्टर ने अनिका को एडमिट करके तुरंत अक्षय को सारी बात बता दी थी। अक्षय भी वहां से सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो और पेपर से साइन करता है और पिता के नाम की जगह अपना नाम और अनिका के पति के नाम की जगह अपना नाम लिख देता है। वही अंक की डिलीवरी रूम में उनका इस वक्त बहुत हाइपर हो रही थी, डॉक्टर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। अनिका से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिका के चिकने चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। जब अक्षय से ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो अक्षय बिना किसी की परवाह किए अंदर चला जाता है और अनिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी के हाथों का स्पर्श पाकर उनके जब अपनी आंख खोलती है तो अपने सामने अक्षय को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कसकर अक्षय का हाथ पकड़ कर कहती है, अक्षय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अक्षय अनिका के माथे को चूम लेता है और उसे हिम्मत देकर कहता है, जब तुमने 9 महीने इस बच्चे को अकेले पाला है, हर मुश्किल का सामना किया है, तो आज तुम क्यों डर रही हो? अनिका, आज तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तुम्हारी तपस्या पूरी होने वाली है, थोड़ी सी हिम्मत रखो उनका, वरना तुम जानती हो ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों के लिए।
अक्षय की इतनी विश्वास भरी बातें हैं और सब सुनकर उनका को भी थोड़ी हिम्मत मिल जाती है, लेकिन अक्षय का पूरा ध्यान सिर्फ अनिका के चेहरे की तरफ था। अक्षय ने एक बार भी अनिका के चेहरे से अपनी नजरें इधर उधर नहीं की थी। वही वह वहां उसका पति बनकर आया था, लेकिन वह उसका पति तो नहीं था, ना वह उनका की इज्जत कर रहा था, वह उसे हाल में नहीं देख रहा था। लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते आज वह उसके साथ था। जहाँ आज समय को होना चाहिए था, वहाँ आज अक्षय उसका साथ बनकर खड़ा था। थोड़ी देर बाद उसे कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। अक्षय का बहुत मन था कि वो पलटकर उसे बच्चों को देखे, लेकिन वो अंक को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने अभी भी उनका के चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटाई थी। तभी डॉक्टर अनिका के पास आकर रहती है। मुबारक हो, बेटी हुई है। अनिका मुस्कुराकर अपनी बेटी के सर पर हाथ रखती है। जब डॉक्टर अनिका को बेटी लेने के लिए बोलते हैं तो अनिका अक्षय की तरफ इशारा करके कहती है उसके पापा को दे दीजिए, फिर खुद गहरी नींद में चली जाती है। अक्षय बच्ची को लेकर बाहर आ जाता है और डॉक्टर अनिका की सफाई कर उसे विप रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अक्षय के हाथों में आकर वो नन्ही सी बच्ची रोना बंद कर देती है। वो बिल्कुल अनिका की तरह लग रही थी। अक्षय उसे बच्ची को बहुत गौर से देख रहा था और उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। 3 दिन बाद अनिका को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और अक्षय अनिका और उसे बच्ची को लेकर अपने मेंशन आ जाता है। ना तो वह उसे लेकर अनाथ आश्रम गया था, ना ही उसके फ्लैट पर आज वह उसे लेकर अपने घर आया था। जैसे ही अनिका घर में कदम रखती है तभी वहां पर बहुत सारे फूल गिरने लगते हैं। ये देखकर अनिका की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, वरना वह तो हमेशा यही सोचती थी उसके बच्चे के आने की खुशी कभी कोई नहीं मनाएगा। जैसे उनका अकेले बड़ी हुई थी वैसे ही उसकी बच्ची भी अकेले ही बड़ी होगी, लेकिन आज अक्षय के रूप में उसे एक साथी मिल गया था। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। इन 3 महीना में अक्षय का लगा उसे बच्चों की तरफ बहुत हो गया था। अक्षय ने उसे बच्ची का नाम अर्शिका रखा था। अलाप बहुत ही मासूम क्यूट सी बच्ची थी। एक दिन अक्षय अनिका से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा ये सब कहना तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन यह मैं सिर्फ हमारी बेटी के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी या निकाह किसी और के लिए, ना सही तो अर्शिका के लिए, क्योंकि मैं अर्शिका को दुनिया के ताने सहने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूँ अर्शिका को दुनिया अक्षय राजपूत की बेटी के रूप में जाने, और मैं कभी भी अर्शिका को ये सच्चाई नहीं बताना चाहता कि अर्शिका मेरी नहीं बल्कि समय की बेटी है। अनिका गौर से अक्षय के चेहरे को देख रही थी। फिर अक्षय उनका की तरफ देखकर कहता है, हम शादी करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम इस रिश्ते को नहीं अपनाओगी, जब तक तुम खुद मेरे करीब नहीं आओगी, जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा, तब तक हम दोनों एक घर में भी सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। दुनिया वालों की नजरों में भले ही हम पति पत्नी हो, लेकिन हम सिर्फ आशिक के मम्मी पापा होंगे। अनिका अक्षय के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, इतना एहसान क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जानती हूँ इस दुनिया में कोई भी बिना मतलब किसी की मदद नहीं करता, और तुम पिछले 6 महीना से बिना किसी वजह के मेरा ख्याल रख रहे हो, मेरी बेटी का ख्याल रख रहे हो। क्या वजह है मुझे ये जानना है, और क्यों तुम मेरी बेटी के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। अक्षय अनिका की तरफ फैलाने से देखा है और कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना वो सिर्फ अर्शिका के लिए कर रहा हूँ। अनिका, वही तो मैं पूछ रही हूँ, तुम अर्शिका के पापा नहीं हो तो क्यों उसके ये सब कुछ कर रहे हो। अक्षय अनिका के हाथों को पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और कहता है, सुनना चाहती हूँ ना तो सुनो, मोहब्बत करता हूँ तुमसे उसे दिन से जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, जिस दिन तुम्हें बचाया था, उसी दिन तुम यहाँ बस गई थी। लेकिन जब तुम्हारे बारे में जाना, सब कुछ किया, तभी मेरी मोहब्बत कभी काम नहीं हुई और ना ही मैं नजरों में तुम कभी गिरी। और यह बेटी मेरी है, किसी समय की नहीं, और अगर तुमने कभी मेरी बेटी के साथ समय का नाम छोड़ना तो तुम जानती हो कि मुझे बुरा कोई नहीं हो सकता। मैं तुम पर कभी एक पति होने का अधिकार नहीं जमा लूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन जिस दिन तुम खुद इस रिश्ते को अपनाओगी ना, उसके बाद तुम खुद को कभी मुझसे दूर नहीं ले जा पाओगी। और आज हम सिर्फ अर्शिका के मन और पापा हैं, लेकिन उसे दिन से हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे और हम अपनी अर्शिका को दुनिया जहां की खुशियां देंगे। मैं नहीं चाहता मेरी अर्शिका कभी भी बिना पिता या बिना मन के प्यार, क्योंकि बिना परिवार के ये दुनिया हमें जीने नहीं देती। अक्षय की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी रीति रिवाज से होगी, कोर्ट में नहीं। आज अक्षय और अनिका की शादी थी। आश्रम से हर जगह से लोग उसे शादी में शामिल हुए थे। अनिका शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अक्षय तो उसे पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। थोड़ी देर में दोनों की शादी हो जाती है। अब अनिका अक्षय राजपूत की पत्नी बन चुकी थी। अनिका अक्षय राजपूत, आज से उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी।
फ्लैशबैक एंड अनिका अभी भी यही सोच रही थी कि उसने अक्षय के साथ अच्छा नहीं किया। अक्षय 1.5 साल से उसका और उसकी बेटी का ख्याल रख रहा था, लेकिन वह तो अक्षय को वह प्यार हो इज्जत कुछ भी नहीं दे पाई थी। फिर भी उसे इंसान ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। ऑफिस उससे बात चाहता था, उससे पहले ऑफिस से घर आ जाता था, अर्शिका का ख्याल रखता था, उसके लिए खाना बनाता था, सब कुछ तो वह करता था जो वो कभी समय से चाहती थी। लेकिन समय ने तो कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं था, बल्कि उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया था। कुछ सोचकर वॉशरूम में चली जाती हैं और फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आती है। देखते हैं कि अक्षय अर्शिका को खाना खिला रहा था। अर्शिका अनिका को देखकर उसके पास आकर उसकी गोदी में बैठ जाती है। अक्षय की नज़रें जब अनिका पर जाती हैं, आज इस अनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वह जानता था कि वह अनिका से कुछ कह नहीं सकता, वरना अनिका उसका मर्डर कर देती। एलेल अनिका अर्शिका को अपनी गोदी में बिठाकर उसे उसका डिनर खिलने लगती है। अक्षय भी अपना डिनर करने लगता है। तभी अर्शिका अपनी तोतली आवाज में अनिका की तरफ देखकर कहती है, मम्मी मुझे ना घूमे घूमे गले जाना है, पहले छले दूध जाते हैं, लेकिन आप अर्शी को नहीं लेकर जाते हो। अनिका अर्शिका के चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके फोरहेड को चूम लेती है और कहती है, मेरी अर्शी को कहाँ जाना है? घूमने करने के लिए माँ उसे वहां लेकर जाएगी। अर्शी खुश होकर अंक के चेहरे को चूम लेती है। तभी उनका की नजरें अक्षय पर जाती है, जो उन दोनों को इतना खुश देखकर खुश हो रहा था। तभी आने का अपने मन में रहती है, अक्षय ने बिना किसी स्वार्थ के 1.5 साल से मेरा ख्याल रखा था, जिससे मेरा ख्याल रखना चाहिए था वह तो मुझे रास्ते में छोड़कर चला गया, और जिसे ना मैं जानती थी ना पहचानती थी, सिर्फ उसे ऐसे ही दोस्ती कर ली थी। उसने इन 1.5 सालों में मेरे लिए जितना किया शायद मेरा कोई अपना भी नहीं कर सकता था। अनिका अर्शी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर रहती है, लेकिन बच्चे माँ को मीटिंग में जाना है और मीटिंग से आने में माँ को लेट हो जाएगा, तो आप ऐसा करो कल आप आश्रम चले जाना बाकी सारी दादियों के पास खेलने के लिए। जब माँ रात को वापस आएगी तो आपको वहाँ से ले आएगी। उसके अगले दिन हम में अर्शी और अर्शी के डैडी घूमने जाएंगे। ओके। अर्शी खुश होकर अनिका के गले लग जाती है। वही अक्षय हैरानी से अनिका को देख रहा था, क्योंकि वह अर्शी को कहीं भी लेकर जाती थी तो कभी भी अक्षय को अपने साथ नहीं ले जाती थी, बल्कि अक्षय जबरदस्ती उनके साथ जाता था। एक नज़र अक्षय को देखते हैं, तभी अर्शी की नैनी जाकर उसे अपने साथ ले जाती है, क्योंकि अर्शी के सोने का वक्त हो गया था। आरती अभी सिर्फ 1 साल 3 महीने की थी, इसीलिए वह अकेले कहीं भी नहीं जा सकती थी, लेकिन वह पैदल चलने लगी थी। बट वह बाकी बच्चों से मैच्योरिटी, वो कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करती थी और ना ही किसी चीज़ के लिए अनिका को फोर्स करती थी। अगर उनका उसे किसी चीज़ के लिए मना कर देती थी तो अर्शी कभी उसे चीज़ के लिए दोबारा नहीं कहती थी। अक्षय की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम कल मेरे साथ पहाड़ी वाले मंदिर चलोगे? अक्षय हैरानी से अनिका की तरफ देखा है तो अनिका अक्षय की हैरानी को समझते हुए कहती है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। अक्षय अनिका कहता है, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना किया है जो आज करूंगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊं तो मैं जरूर जाऊंगा। अनिका एक नज़र अक्षय को देखकर कहती है, कल तीज है और मैं कल व्रत रखना चाहती हूँ, इसीलिए मंदिर जाऊंगी। अक्षय हैरानी से अनिका की तरफ देखा है, बिना अक्षर की तरफ देखे उठकर अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी अगर वो 1 मिनट और यहाँ रुकी तो अक्षय उस सवाल जरूर करेगा, इसीलिए उनका उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अक्षय भी एक नज़र सर्वेंट देखकर कहता है, डाइनिंग टेबल साफ कर देना, और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अक्षय अपने कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज करता है और बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। वह उसे अधूरी चांद को देखकर कहता है, तुम्हें पता है जान, मेरी बीवी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे अंदर दाग हैं लेकिन उसके अंदर कोई दाग नहीं है, वो बिल्कुल बेदाग है। हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, नहीं वो मुझे अपना पति मानती है, लेकिन मैं सिर्फ उसके पास रहकर भी खुश हूँ, जरूरी नहीं हर किसी की मोहब्बत मुकम्मल हो सकता है, मेरी मोहब्बत की अधूरी रहे। कभी कभी अधूरी मोहब्बत भी बहुत सुकून देती है, क्योंकि मुझे पता है और ना ही मैंने कभी अनिका से कोई उम्मीद की है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही मुझे बता दिया था कि वह ना मुझसे प्यार कर सकती है और ना ही मुझे पति का दर्जा दे सकती है। इसीलिए मैंने कभी भी सुमित नहीं कि मुझे पता है, और ना ही मैंने कभी अनिका से कोई उम्मीद की है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही मुझे बता दिया था कि वह ना मुझसे प्यार कर सकती है और ना ही मुझे पति का दर्जा दे सकती है। इसीलिए मैंने कभी भी उससे कोई उम्मीद नहीं की है, मैं सिर्फ अर्शी का पापा बनकर ही खुश हूँ।
चांद से थोड़ी देर बात करने के बाद अक्षय अपने कमरे में आकर सो जाता है। वही अपनी बालकनी में खड़ी है। निकाल अक्षय की सारी बातें सुन रही थी और वो हमेशा ही अक्षय की सारी बातें सुनती थी, क्योंकि अक्षय की और अनिका की बालकनी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसीलिए उनका अक्षय के दिल के हल को बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन उसने सारी बातों को नज़रअंदाज ही करना सही समझा था। अनिका भी अपने बेड पर आकर लेट जाती है और कब उसकी आंखें जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता। राणा मैंशन में आज एक अलग ही तूफान आया हुआ था, क्योंकि समय को गायब हुए आज 3 दिन हो चुके थे और समय की कोई भी खबर किसी को नहीं थी। सूर्यांश भी समय को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था और सब कोई समय के गायब होने से परेशान था, लेकिन मुक्ति पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वही सूर्यांश मुक्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं ये जानता हूँ कि तुम वह मुक्ति नहीं हो जिस समय अपने दोस्त की बहन समझता है। तुम अनिका की बहन मुक्ति हो, और यह बात समय नहीं जानता, क्योंकि समय ने मुक्ति को कभी देखा ही नहीं था। लेकिन मैंने देखा था फोटोज में, लेकिन मैं उसे सच बताता उससे पहले तुम मुझसे शादी कर चुकी थी। मुक्ति, तुमने क्यों समय और अनिका की लाइफ बर्बाद करी? तुम जानती थी ना कि समय अनिका से प्यार करता है और अनिका समय से मुक्ति नफरत से सब लोगों की तरफ देखती है। हाँ, इसीलिए मैंने उसे समय से अलग किया, क्योंकि नफरत करती हूँ मैं अनिका से, बेइंतहा नफरत, उसकी हर खुशी, उसकी हर एक चीज़ को छीन लेना चाहती हूँ उसे। जब मुझे पता चला कि समय मल्होत्रा अनिका का पति है तो मैं समय के बारे में हर एक बात पता करना शुरू कर दिया और मुझे पता भी चला मैं असली मुक्ति को गायब करके खुद उसकी जगह आ गई। लेकिन अनिका, मैं अपने दुख में मुझे इतनी गौर से नहीं देखा था, क्योंकि उसे दिन मैंने कहा की तरफ पीठ करके बैठी थी, वरना अनिका मुझे पहचान जाती हूँ, वो कभी भी समय को छोड़कर नहीं जाती। आज पूरा राणा परिवार यहाँ पर मौजूद था, इसलिए सब लोग हैरानी से मुक्ति को देख रहे थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि अनिका की कोई बहन भी है। और मुक्ति ने ये चाल इतनी चालाकी से चली थी कि कोई पता ही नहीं कर पाया था कि असल में मुक्ति अनिका की सौतेली बहन है। मुक्ति ने अपने पति राहुल को तलाक देने के बाद समय की जिंदगी में आई थी और उसने सब कुछ इतनी प्लेन से किया था। इस समय सूर्यांश कोई भी इस बारे में पता नहीं लग पाया था, लेकिन सूर्यांश को जब सच पता चला तब तक समय मुक्ति से शादी कर चुका था। सूर्यांश नफरत और गुस्से में मुक्ति की तरफ देख कर कहता है, तो इन सब में कोयल तुम्हारा प्लान में कैसे शामिल हुई? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं तुम और कोयल में कोई रिश्ता नहीं है। मुक्ति मुस्कुरा कर कोयल के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख कर रहती है, कोयल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे लिए भी कुछ भी कर सकती है, तो तुमसे शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। और फिर उसे इतना दौलतमंद और राजस्थान का हुक्म सा मिल रहा था, तो वह मना कर भी कैसे सकती थी? लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है मिस्टर सूर्यांश राणा, जिस लड़की से आपकी शादी हुई थी वह यह नहीं थी, वह दूसरी कोई और थी। हाँ, नाम उसका कोयल था, बट ये कोयल नहीं है, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड निशा है। सूर्यांश हैरानी से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था और वो दोनों लड़कियां अपनी चालाकी पर हंस रही थी। तभी सूर्यांश कोयल के पास आता है, उसे खींचकर एक थप्पड़ मार के कहता है, तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो ना, मैं तो पहले दिन ही तुम्हारे टच से पहचान गया था कि तुम मेरी पत्नी कोयल नहीं हो, इसीलिए आज तक कभी मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया और ना ही कभी तुम्हें खुद के करीब आने दिया, क्योंकि मैं अपनी कोयल से प्यार करता हूँ, मैं उसके टच को भी पहचानता हूँ, इसलिए आज तक तुम कभी भी मेरे दिल के करीब नहीं आ पाई। सूर्यांश उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ, क्योंकि मैं तुम दोनों की सारी बातें मैं पुलिस कमिश्नर को बता दी हैं, इसलिए तुम यहाँ से सीधा जेल जाओगी और वहाँ से तुम्हारी कोई भी जमानत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम लोग नाम और पहचान बदलने में बहुत माहिर हो, इसीलिए अब तुम्हारी यह बदली हुई पहचान ही तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डालेगी। दोनों हैरानी से सूर्यांश की तरफ देखने लगते हैं। तभी बाहर से पुलिस अंदर आती है और उन दोनों हथकड़ी लगाकर ले जाने लगती है। तभी मुक्ति उसे पुलिस वाले से अपना हाथ छुड़ाकर सूर्यांश की तरफ देखकर कहती है, तुम कभी भी असली कोयल को नहीं ढूंढ पाओगे, अपनी बीवी को तुम कभी नहीं भूल पाओगे, अगर ढूंढ लिया तो वो तुम्हारी और नहीं ढूंढ पाए तो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। सूर्यांश जाकर गुस्से में मुक्ति का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है, पुलिस वाले सिर्फ तुम्हें यहाँ से घर वालों की नजरों में लेकर जा रहे हैं। इस महल से जाने के बाद मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगा कि तुम दोनों ही नहीं जानती, तुमने जो खेल शुरू किया था ना, उसे खेल का अंजाम अब तुम दोनों भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मैं समय नहीं हूँ जो तुम पर दया खाकर तुम्हें छोड़ दे। मैं सूर्यांश राणा हूँ, जब मैं खुद को नहीं छोड़ सकता तो फिर तुम में तो अलग ही बात है। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हें अपनी मौत आसान लगेगी। उसे तरफ से तभी वो पुलिस वालों को इशारा करता है और लेडी कांस्टेबल आ गया कर उन दोनों को लेकर जाने लगती है। तभी कोयल सूर्यांश का हाथ पकड़ लेती है। सूर्यांश एक झटके में कोयल का हाथ झटक देता है और उसकी
तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, मैं पिछले 2 साल से तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारा सच नहीं जानता था और मुझे ये भी नहीं बताता कि असली कोयल कहाँ है, वरना मैं तो तुम्हें पहले दिन ही पहचान गया था, क्योंकि मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छे से पहचान गया था। उन 2 दिनों में इससे बेटर यही होगा कि मुझे सीधे सीधे बता दो कि कोयल कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जितना तड़पाऊंगा ना, उसके बाद तुम्हें अपने लिए मौत भी असम लगेगी। उसे तरफ से जो काम तुम करने यहाँ आए थी ना, वह मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि सूर्यास्त राणा ऐसे ही राजस्थान का हुकुम सा नहीं बना है, उसके अंदर इतनी बेदर्दी है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। पुलिस वाले कोयल और मुक्ति को वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी सब लोग अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, एक लड़की ने इतना बड़ा धोखा दे दिया, वह भी हम सबको। हम सब समझ ही नहीं पाए उसे। तभी समझ सबकी तरफ देखकर कहता है, मैं हमेशा से आप लोगों से कहता था ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपको तो ये लग रहा था कि समय भाई इसके साथ खुश है, लेकिन सच यही नहीं था। और अब देखिए सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अनिका भाभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, मिस्टर राजपूत से शादी कर और समय भाई अपनी जिंदगी में अकेले रह गए हैं, सिर्फ अपने गुनाहों की और अपनी गलती की वजह से। तभी उसे हाल में समय की आवाज पूछता है, मैंने सिर्फ विश्वास करके अपने दोस्त के वचन को पालन करने के लिए मुक्ति से शादी की थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा शरीफ कर रही थी। समर समय के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आपको पता है भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको हमेशा ये लगता है कि आप जो सोचते हो वो ठीक, आपने जो किया वो ठीक, लेकिन सामने वाले के बारे में नहीं सोचते। आप अपने आने का भाभी को छोड़ दिया मुक्ति के लिए, और मुक्ति फोटो खुद उनका भाभी से बदला लेने आई थी, और उसके बदले में अनजाने में ही सही आपने उसका साथ दिया था। जिस दिन मैंने कब हरी को ये सच पता चल जाएगा ना, जितनी नफरत वो आज आपसे करती है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा नफरत करेंगे वो आपसे। सनाया समय के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती थी, मुझे लगता था तुम इंसान को देखकर उसकी फितरत पहचान लेते हो, लेकिन आज मुझे पता चला तुम तो इंसान ही नहीं पहचान पाते हो। तुमने मुक्ति जैसी लड़की के लिए अनेका को छोड़ दिया, उसने कहा को जिसने सारी दुनिया में सिर्फ तुम पर विश्वास किया था, सिर्फ तुमसे प्यार किया था, और तुमने क्या किया? तुमने बीच रास्ते में उसे छोड़ दिया, उसके विश्वास को रोक दिया तुमने। लेकिन वह तो अच्छा हो मिस्टर राजपूत का जो उसकी जिंदगी में आ गए, और आज देखो वह अपनी जिंदगी में कितनी सक्सेसफुल है। उसके पास सब कुछ है, धन दौलत, और सबसे ज्यादा उसके पास एक सच्चा हमसफर है। मैंने पता किया था मिस्टर अक्षय राजपूत के बारे में, वो बहुत ही नेक दिल बनता है। वह रोग के लिए बड़ा और अक्षय के लिए बहुत अच्छा, और सबसे महान बात वो अनिका से बहुत मोहब्बत करता है। समय अपने कानों को बंद कर लेता है और कहता है, मेरी अनिका के साथ अक्षय राजपूत का नाम जोड़ना बंद करो तुम लोग। अनिका सिर्फ समय की है, समय की थी और समय की ही रहेगी। मैं उसे अक्षर से छीन लूंगा, पता है मेरा तुम सबसे और खुद से आने का सिर्फ मेरी होगी। उसकी मोहब्बत मेरी है और उसकी मांग में भरने वाला सिंदूर भी मेरा होगा। सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने में मैं इनका कोई स्थल में लाकर रहूंगा अपनी पत्नी बनाकर। समय गुस्से में वहां से घर से बाहर चला जाता है। सब लोग अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और बुआ जी सबके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, समय को समझाइए, आप लोग शादी गुड़ियों का खेल नहीं होता कि आज अनिका कल मुक्ति से फिर आने का से अनिका उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। मैं उसकी आंखों में हम सबके लिए नफरत देखी थी उस दिन, और मैं नहीं चाहती कि समय की कोई भी गलती उसे नफरत में इजाफा करे। दूसरी तरफ अगली सुबह अक्षय और अनिका तैयार हो रहे थे अपने अपने कमरों में, क्योंकि दोनों को ही 30 की पूजा के लिए मंदिर जाना था। अनिका अपने कमरे में खड़ी होकर खुद को आईने में एक बार देती है। उसने रेड कलर का लहंगा पहना था, वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह। लेकिन उसकी मांग में सिंदूर नहीं था और ना ही गले में मंगलसूत्र, लेकिन वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन रही थी। अनेक अपने कमरे से बाहर आकर हाल में अक्षय का इंतजार करने लगती है। अक्षय जब हाल में आता है, अनिका को शादी के जोड़े में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन जब अक्षय की नज़र अनिका की खाली मांग और सोने गले पर पड़ती है तो उसकी खुशी पल भर में छूमंतर हो जाती है। वो बिना अनिका की तरफ देखकर कहता है, चलिए देर हो रही है। अनिका भी उसके पीछे निकल जाती है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर मंदिर की तरफ चले जाते हैं। पूरी गाड़ी में दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं की थी। 1 घंटे के सफर के बाद वो दोनों मंदिर पहुंचने हैं। मंदिर में जाकर दोनों महादेव माता पार्वती की पूजा करते हैं। वहां से आ रहे थे तभी आने का मंदिर में अक्षय का हाथ पकड़ लेती है।
अक्षय अनिका की तरफ देख रहा था। अनिका अक्षय का हाथ पकड़कर महादेव के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, अक्षय आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे? अक्षय, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है अनिका, सिर्फ तुम बोल दो तो मैं क्या चाहिए वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अनिका, एक बार फिर मुझे अपनी पत्नी बना लो, इस बार मैं पूरे मन से और दिल से तुम्हें अपना पति बनना चाहती हूँ। मेरी माँ में अपने नाम का सिंदूर सजा दो और मेरे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र। मैं जानती हूँ उसे दिन मैं खुद ही तुम्हें वो सब कुछ उतार कर दिया था। आज मैं खुद ही तुमसे कह रही हूँ, आज तीज का व्रत है, आज का दिन माता पार्वती और महादेव का दिन है। आज के दिन मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? अगर हाँ तो हाथ हमको मेरा और ले चलो मुझे अपनी दुनिया में, जहाँ हम दोनों का प्यार होगा, विश्वास होगा, हमारी बेटी अर्शी होगी और ढेर सारी खुशी आऊंगी। अक्षय अनिका की बात सुनकर अपनी जगह फ्रिज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अनिका जो कह रही है वो सच है या सिर्फ उसका एक बहन। तभी वहां पंडित जी आते हैं और अक्षय के आगे सिंदूर की थाली करके कहते हैं, बेटा आज के दिन माता पार्वती के चरणों का सिंदूर अगर कोई पति अपनी पत्नी की मांग में भरता है तो वह दोनों जन्मांतर के लिए एक दूसरे की हो जाते हैं। चाहे उन दोनों की जिंदगी में कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन वह दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। पंडित जी की बात सुनकर अक्षय तुरंत माता पार्वती के चरणों में से सिंदूर लेकर अनिका की मांग में सजा देता है और अपनी पॉकेट में से एक मंगलसूत्र निकालकर अनिका के गले में पहना देता है। पंडित जी अनिका को देखकर कहते हैं, आप लग रही हो तुम नई नवेली दुल्हन, अब जो पूजा अर्चना कर दो क्योंकि मुहूर्त का वक्त बिता जा रहा है। एलिल दोनों एक दूसरे के साथ पूजा करने में बिजी हो जाते हैं। वहीं दोनों इस बात से अनजान थे कि तूफान धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ रहा है, जो उन दोनों के रिश्ते को हिलाकर रख देगा। अक्षय और अनिका पूजा करके मंदिर से बाहर आते हैं, तभी वहां बहुत सारे गरीब लोग खड़े थे। अनिका अक्षय की तरफ देखकर इन सबके लिए खाने की व्यवस्था करवा देती है और वही सीढ़ियों पर बैठकर उन सबको खाना खाते हुए देखने लगती है। अक्षय अनिका की साइड में आकर बैठ जाता है और अनिका का एक हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेकर कहता है, मैं तुमसे कुछ बोलूं, मेरी बात मानेगी? अनिका अक्षय की तरफ देखती है तो अक्षय अनिका से कहता है, जब सिंदूर और मंगलसूत्र तुमने आज पहना है तो क्या आज मेरे साथ फेर लेना चाहेगी? क्योंकि मैं अपनी इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि कोई भी तूफान हमारे रिश्ते को खिलाना पे आने का। अक्षय का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और दोनों फिर से मंदिर में जाकर पंडित जी से कहकर फेरे लेने लगते हैं। साथ मेरे होने के बाद दोनों महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके मंदिर से बाहर आ जाते हैं। अनिका अक्षय वहां से सीधे घर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि घर पर अर्शी अकेली थी और वो दोनों आशिक को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। 1 घंटे बाद दोनों राजपूत मेंशन पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो पूरा मेंशन खाली था। अनिका नैनी को फोन करके पूछता है तो नहीं बताती है कि वो लोग तो आज आश्रम आए हुए हैं सब लोगों से मिलने के लिए। अनिका अक्षय को भी अर्शी के आश्रम जाने वाली बात बता देती है। अक्षय एक नज़र अनिका को देखकर कहता है, तुम व्रत अभी करोगी या शाम को? उनका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, व्रत शाम को खोला जाएगा, जब मैं दोबारा से मंदिर जाकर महादेव और माता पार्वती की पूजा करूंगी, उसके बाद मैं फल खा सकती हूँ। अक्षय भी कुछ नहीं खाता। अनिका अक्षय की तरफ देखती है तो अक्षय कहता है, जब तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रख सकता? क्योंकि इस दुनिया में मैं तुम्हारे बिना रहकर करूंगा क्या? इसीलिए जितना मैं जीऊंगा उतना ही तुम जियो कि ना। दोनों एक दूसरे से ज्यादा नहीं, दोनों एक दूसरे से कम। अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्षय की बात सुनकर अनिका एकदम से अक्षय के गले लग जाती है और उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। अक्षय अनिका पर अपनी बाहों का कसाब बढ़ा देता है और उसे अपने सीने से ऐसे ही लगाए खड़ा रहता है। अनिका जब रो रो कर शांत होती है तो अक्षय उसे खुद से दूर करके कहता है, अब मन भर गया और होने से तो बता भी दो क्यों रो रही हो? तुम जानती हो तुम्हारा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैं इतनी देर से तुम्हारा रोना बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था तुम्हारे अंदर का दर्द निकल जाए। अनिका एक बार फिर अक्षय को अपनी बाहों में भरकर उसके सीने से लग जाती है। अक्षय अनिका को लेकर वही सोफे पर बैठ जाता है। अनिका अक्षय की तरफ देकर कहती है, आज मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वचन? अक्षय अनिका की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम बचना भी मांगेगा तभी इस अक्षय हमेशा से सिर्फ अनिका का रहेगा। अपना हाथ आगे करके अक्षर से कहती है, वचन दो। अक्षय अपना हाथ अनिका के हाथ पर देता है और कहता है, बोलो। अनिका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, अक्षय तुम मुझे वचन दो कि तुम्हारी
जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं लगा, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली जैसे मैं पहली लड़की हूँ वैसे ही आखिरी भी रहूंगी। तुम मुझे छोड़कर कभी किसी और के पास नहीं जाओगे कभी भी। अगर हम दोनों के बीच कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव या कोई गलतफहमी होती है तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर उसे समझाएंगे। अगर आपको कोई फैसला लेना है तो आप उसमें मेरी राय जानेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। अगर मैं कोई फैसला लेती हूँ तो मैं पहले उसे बारे में आपसे बात करूंगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूंगी। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूम लेता है। अनिका की आंखें बंद हो जाती हैं और वह अक्षय के सीने पर अपना कर रख के ऐसे ही बैठी रहती है। अक्षय अनिका की तरफ देखकर कहता है, अब तुम्हें अपने कमरे में चलकर आराम करना चाहिए क्योंकि सुबह से तुमने एक बूंद पानी पिया हो, मेरी वजह से तुम्हारी बिल्कुल भी तबीयत खराब हो। अपनी दोनों बेन फैलाकर अक्षय की तरफ देखकर कहती है, तो ले चलो ना मुझे कमरे में, मैंने कब मना किया। अक्षय अनिका को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे की तरफ जाने लगता है तो अनिका अक्षय के सीने पर अपना सर रखकर रहती है, हमारे कमरे में चलो, वो कमर मेरा है। अक्षय पहले तो असमंजस और कंफ्यूजन में अनिका की तरफ देखा है, लेकिन जब उसे यानी कहा कि बात का मतलब समझ जाता है तो वह खुश होकर अनिका को अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। अनिका अक्षय की बाहों में ऐसे ही कमरे में आती है। अक्षय उसे बेड पर लेट कर कहता है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। उनके अक्षय का हाथ पकड़कर कहती है, मेरे पास बैठो ना, आपसे बात करनी है। अक्षय भी वहीं बैठ जाता है तो उनका अपना सर पिलो से उठाकर अक्षय की गोद में रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्षय भी धीरे धीरे अपनी उंगलियां अनिका के बालों में घूमने लगता है और दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। आज अनिका और अक्षय के रिश्ते में ना एक पद पर कर लिया था। अनिका ने अक्षय को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, वही अक्षय तो हमेशा से अनिका को अपनी पत्नी मानता था। नहीं, दूसरी तरफ समय पगलाया हुआ था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि उसे कैसे भी पता चल जाए कि अनिका और अक्षय का रिश्ता झूठ है तो वह अनिका को अक्षर से दूर कर दे। अनिका को पाने के लिए समय अक्षय के बारे में हर एक बात जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तो उसे कोई पॉइंट मिले और वह अक्षय को अनिका से दूर कर सके, लेकिन अक्षय का कैरेक्टर इतना साफ था कि उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला था। समय का गुस्सा इस वक्त अपने एम्प्लॉयज पर निकल रहा था। वो अपनी हार को कबूल नहीं कर पा रहा था कि उसकी अनिका उसे छोड़कर किसी और से शादी कर सकती है, लेकिन समय भूल गया था। शुरुआत उसने करी थी अनिका को छोड़ने की, पहले उसने अनिका को छोड़कर मुक्ति को चुना, फिर उसने मुक्ति से शादी करी। सब कुछ तो समय नहीं किया था, फिर अनिका क्यों उसके इंतजार में बैठी रहती। और वैसे भी जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना वह दोबारा भी धोखा दे सकता है। इसलिए अनिका ने समय के खुद तक आने वाले हर एक रास्ते को बंद कर दिया था। अब वह अक्षय की पत्नी थी और अक्षय की बेटी की मां थी, लेकिन समय उसे तक नहीं पहुंच सकता था और ना ही वो समय को अपने और अक्षय के रिश्ते के बीच में आने देने वाली थी। लेकिन क्या समय इतनी आसानी से अनिका की जिंदगी से जा सकता था? ये तो पॉसिबल नहीं है। अक्षय की जब नींद खुलती है तो वह देखता है दोपहर के 4 बज रहे थे। अक्षय आराम से अनिका को बेड पर लेटकर कमरे से बाहर चला जाता है, तभी उसके फोन पर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे इमरजेंसी में ऑफिस जाना पड़ता है। जब अक्षय अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका और इस वक्त बहुत खतरनाक था। वह अक्षय लग ही नहीं रहा था जो थोड़ी देर पहले अनिका के साथ था। यह अक्षय तो एक खतरनाक डरावना शैतान लग रहा था जिसके आगे कोई भी अपना सर नहीं उठा सकता था। वह नॉर्मल क्यों, प्यार साक्षर तो सिर्फ अनिका के लिए था और यह अक्षय सारी दुनिया पर राज करता था। अक्षय अपने ऑफिस में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उसके सामने उसकी नई प्रोजेक्ट की पूरी टीम खड़ी हुई थी। अक्षय का और इस वक्त बहुत खतरनाक था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी की जान ले लेगा। तभी अक्षय भूलकर अपने असिस्टेंट की तरफ देखा है तो असिस्टेंट आगे आता है और कहता है, सर हमारे सीक्रेट लीक हुए हैं और जो हमारे ऑफिस में से किसी ने किया है, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट ऐसे ही तो लीक नहीं हो सकते हैं ना। अक्षय घुरकर सबकी तरफ देखा है तो सब लोग डर जाते हैं क्योंकि अक्षय की आंखें इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी और उसके चेहरे का वो गुस्सा उसे हद से ज्यादा डरावना बना रहा था। अक्षय खड़ा होकर उन एम्प्लॉयज की तरफ देखा है और कहता है, एक सवाल और एक जवाब, उसके अलावा कोई फालतू बकवास नहीं। मेरे प्रोजेक्ट की इतनी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट किसने बची है? मेरे राइवल्स को अगर वो अपने आप मेरे आगे आ जाता है तो मैं उसकी सजा थोड़ी कम कर दूंगा, और अगर मैं उसे सामने लेकर आता हूँ तो मैं उसे इतनी बुरी मौत मारूंगा कि उसकी बॉडी को देखकर जानवर भी काम जाएंगे और उसे खाने से इनकार कर देंगे। अक्षय की धमकी सुनकर भी कोई भी सामने नहीं आया था। तभी अक्षय अपनी पेंट की पॉकेट में से गन निकलकर सामने एक निशाना लगता है और वह आदमी 1 सेकंड के अंदर जमीन पर पड़ा था और तुरंत ही ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तभी अक्षय अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है, ये था जो, और गद्दार जो भी कहो, ऐसे मैंने इसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब तुम लोग इसके साथ क्या करना चाहते हो वो मैं तुम सबके ऊपर छोड़ता हूँ।
अक्षय का असिस्टेंट आकाश हैरानी से उसे लाश को देख रहा था। तभी अक्षय उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम भी इसके साथ जाना चाहते हो? वैसे दोनों की बहुत जमेगी। अक्षय की बात सुनकर आकाश डर जाता है और अपनी नज़र नीचे कर लेता है। तभी अक्षय की कॉल पर उसके दोस्त का फोन आता है। अच्छा, उससे बात करने लगता है। इसी देर में आकाश ने उसके पूरे ऑफिस को बिल्कुल क्लीन कर दिया था। कोई कह नहीं सकता था कि क्या थोड़ी देर पहले कोई मर्डर हुआ था। अक्षय फोन उठाकर अपने काम से लगा लेता है। तभी दूसरी तरफ से अक्षय के दोस्त मान की आवाज आती है। माँ अक्षय का बचपन का दोस्त था, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना पूरा बचपन बिताया था और अपनी ज्यादातर वक्त भी एक दूसरे के साथ बिताया था। लेकिन मान को अपने पापा और मम्मी की वजह से अक्षय से अलग होना पड़ा था और आज पूरे 4 साल बाद मैन वापस आ रहा था, जो बताने के लिए मान ने अक्षय के पास कॉल किया था। माँ की बात सुनने के बाद अक्षय कॉल कट कर देता है और अपने असिस्टेंट आकाश की तरफ देखकर कहता है, कल मैन वापस आ रहा है तो उसका फ्लैट साफ करवा देना और जरूरत का सारा सामान वहां पहुंचा देना। आकाश हैरानी से अक्षय की तरफ देखा है तो अक्षय उसकी हैरानी समझते हुए कहता है, पहले मैं अकेला था तो वह मेरे साथ रह लेता था, लेकिन मेरी शादी हो चुकी हो, मेरी एक बेटी है, ये बात जानते हुए भी तो मुझे ऐसे सवाल कर रहे हो। आकाश अक्षय की बात सुनकर अपना सर झुका लेता है। अक्षय आकाश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, दोस्त हो तुम मेरे, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरा गुरूर, मेरी इजाज़त है और मैं उनके वक्त के साथ किसी और को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दे सकता है। अगर मैन मेरे साथ घर में रहेगा आके तो मुझे मैन के साथ भी टाइम स्पेंड करना होगा, और वह टाइम किसके टाइम में से कटेगा? मेरी बीवी और मेरी बेटी के किसी भी मैं यूज़ अपने घर नहीं रखना चाहता है, क्योंकि 6 बजे के बाद मेरा सारा टाइम मेरी फैमिली का है, मेरी बेटी का है, मेरी बीवी का है। और तुम जानते हो आकाश, मैं रिश्तों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मेरे लिए मेरी अनिका और मेरी अर्शी मेरी पूरी दुनिया है। माँ भले ही मेरा दोस्त है, लेकिन वह दोनों मेरे दिल की धड़कन है, मेरी जिंदगी है, मेरी जीने की वजह है। मैं भले ही दुनिया के आगे क्रूएल बिजनेसमैन अक्षय राजपूत हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक शॉप हार्टेड पति और पिता हूँ। आकाश अक्षय की तरफ देखकर कहता है, और जिस दिन भाभी को पता चल गया कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, आप जानते हो, क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? अक्षय मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखा है और कहता है, वो क्रूएल और हार्टलेस परसों सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसे धोखा देते हैं, जो उसके साथ गद्दारी करते हैं, और जिसे अक्षय राजपूत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दोनों मेरी पूरी दुनिया है। मैं जो रियल में हूँ वो उन दोनों के साथ हूँ, और तुम जानते हो उसे फैमिली ने मेरे साथ जो किया था, उसके बाद मैं सिर्फ अनिका और अर्शी के लिए खुद को बदला है, वरना मैं आज भी वही हूँ। सिर्फ उन दोनों के लिए मैं असली अक्षय राजपूत को छुपा कर रखता हूँ। आकाश ओके बॉस कहकर ऑफिस से बाहर चला जाता है। वहीं अक्षय अपनी टेबल पर रखी अर्शी और अनिका की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर बारी बारी से दोनों को चूम लेता है और कहता है, तुम दोनों मेरी पूरी दुनिया हो। राजपूत फैमिली ने जो मेरे साथ किया था उसके बाद मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, और मैं बदला लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन उसे बदले की चपेट में तुम दोनों कभी नहीं आओगी। तुम दोनों पर मैं एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अब तक चुप था, लेकिन उन लोगों ने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया है, इसीलिए अपने आदमियों को मेरी कंपनी में भेजकर मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तभी अक्षय के फोन बजने लगता है। अक्षय अपना फोन उठाकर देखता है तो उसे पर अनिका का कॉल आ रहा था। अनिका का नाम देखकर अक्षय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अगर अभी आकाश होता या कोई और एम्प्लॉय होता और वो वैसे अक्षय को मुस्कुराते हुए देखा है ना, तो वो बेहोश होकर गिर जाता। अक्षय फोन अपने काम से लगाकर कहता है, बोलिए रानी साहिबा, कैसे याद किया आज? इस गरीब की याद कैसे आ गई आपको? अक्षय की बात सुनकर रहती है, अगर आपकी फालतू की बातें हो गई हूँ तो मेरी बात सुनेंगे आप? अक्षय, रानी साहिबा, हम तो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, एक आप ही हो जो हमें कभी घटी नहीं डालते। अनिका, अक्षय, अच्छा ओके बताओ क्या बात है? अनिका, अक्षय, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फीवर है, और इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है, मैंने अर्शी को लेकर आश्रम गई हुई है। अक्षय जैसे ही उनका की बात सुनता है वो हड़बड़ा कर कुर्सी से खड़ा हो जाता है और कहता है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है 10 मिनट वेट करो, मैं पहुंचता हूं। और बिना अनिका की पूरी बात सुन अक्षय हड़बड़ाते हुए ऑफिस से निकल जाता है। जैसे ही आकाश अक्षय को ऐसे जाता हुआ देखा है उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। आकाश अक्षय के पीछे आता है, लेकिन तब तक अक्षय अपनी गाड़ी
लेकर वहां से निकल चुका था। आधे घंटे का रास्ता अक्षय ने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया था और वो राजपूत मेंशन पहुंच गया था। वो जल्दी से गाड़ी से कूदकर बाहर निकलता है और अपने कमरे की तरफ एक दौड़ लगा देता है। सारे बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट अक्षय की ऐसी हड़बड़ी देखकर हैरान और परेशान दोनों थे। वही अक्षय अपने कमरे में जाकर एक राहत की सांस लेता है तो वह देखता है उनका बेड पर लेटी हुई थी और उसने खुद को ब्लैंकेट से कर किया था। अक्षय जाकर अनिका के पास उसके सर पर हाथ रखकर चेक करता है तो अनिका को हल्का सा फीवर था। अक्षय तुरंत सर्वेंट को कॉल करके ठंडा पानी की पट्टी बनता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। अनिका अक्षय को मना करती है लेकिन अक्षय अनिका की एक नहीं सुनता। तभी डॉक्टर आगे आने का कुछ चेक करते हैं और कहते हैं मौसम चेंज होने की वजह से हल्का फीवर है, ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं थी। अक्षय आंखें निकालकर डॉक्टर को देखा है और कहता है तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे कब किस कैसे ट्रीट करना है, समझे। डॉक्टर अक्षय की वार्निंग सुनकर तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है। अक्षय अनिका की बहुत करे कर रहा था और ये देखकर कि आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो फिर कुछ नहीं रहती। शाम के 7 बजे बज चुके थे लेकिन अक्षय अभी प्रियंका के पास बैठा था। अनिका का फीवर उतर चुका था, अब उसके सर में दर्द भी नहीं था। जैसे इनका बिस्तर से उठने की कोशिश करती है अक्षय उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में छोड़ आता है। तभी उनका अक्षय का हाथ पकड़ लेती है। अक्षय हैरानी से अनिका की तरफ देखा है तो उनका रहती है क्यों कर रही हो इतनी करे, जानते हो ना जब फिर कोई छोड़कर चला जाता है तो इंसान टूटकर बिखर जाता है। अक्षय अनिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेता है और उसके माथे से अपना माथा टच करके कहता है अक्षय राजपूत के लिए उसकी बीवी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर इस दुनिया में आज भी लग जाएगी ना तभी अक्षय राजपूत सबसे पहले अपनी बीवी और अपनी बेटी को देखेगा, बाकी दुनिया को बाद में। तभी अचानक से अनिका का हाथ शावर को टच कर जाता है और ऊपर से शावर चलने लगता है। दोनों श्रवण के नीचे खड़े थे और दोनों ही पूरी तरीके से भीग चुके थे। अनिका की साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी और उसके शरीर का उपहार देखने लगा था। कपड़े चिपकने की वजह से अक्षय एक नज़र अनिका को देखकर पीठ फेर के खड़ा हो जाता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से शावर लेकर बाहर आ जाना। अनिका जाते हुए अक्षय को पीछे से अपनी बाहों में भर लेती है और उसकी पीठ पर अपना सर रखकर रहती है। मेरी किस कर्म का फलो अक्षय, मुझे समझ ही नहीं आया मेरी कौन सी दुआ रब ने काबुल की थी या मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके रूप में महादेव ने तुम्हें मुझे दे दिया। अक्षय अनिका को अपने गले लगा लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी अक्षय की नज़र अनिका के होठों पर जाती है। इस वक्त उनका की होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी और उसे पर पानी की बूंदें उसकी बूंद की तरह लग रही थी, जैसे गुलाब के फूल पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। इस तरह अक्षय अनिका के होठों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था लेकिन वो खुद को रोकने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो खुद को नहीं रोक पाता तो वो अनिका के होठों को अपने होठों में मिलकर उन्हें शिद्दत से बस स्टॉप प्लीज चमन लगता है। उनका एक बार को तो हैरान रह जाती है लेकिन फिर वह भी अपनी आंखें बंद करके अक्षय की किस में इन्वॉल्व हो जाती है। अनिका को अपना साथ देता प्रकार अक्षय भी खुशी से अनिका को चूमने लगता है। अक्षय के होंठ अनिका के होठों पर अपना दबाव बना रहे थे और दोनों पूरी तरीके से मदहोश हो चुके थे। दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते थे लेकिन तभी बाहर से कोई गेट नॉकर नहीं लगता है और दोनों जल्दी से अपने होश में वापस आते हैं। अक्षय हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर निकल जाता है, वही अनिका खुद को आईने में देखकर शर्मा कर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। ऑल टू बी कंटिन्यूड।